वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज चैप्टर थ्री वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। और इसमें हम आज इस चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं फ्रिक्शन, घर्षण, वर्क, कार्य, पावर, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा इत्यादि टॉपिक्स पर आधारित हैं। तो पहले ये इंग्लिश में कराए जाएंगे, फिर इसके बाद हिंदी में कराए जाएंगे। हिंदी में न्यूमेरिकल की संख्या ज़्यादा है तो हिंदी वर्जन भी सब लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन ऑन रफ प्लेन सरफेस inclined at 45 degree with horizontal. If time taken by the object is doubled the time taken by same object slide on smooth plane inclined at same angle, then find out the coefficient of friction between the object and rough surface. Here two situations are given here. This is situation and inclined plane is inclined at 45 डिग्री। तो inclined plane 45 डिग्री पर inclined है और इस पर वस्तु रखी हुई है। तो पहला केस इसमें रफ सरफेस का है। तो वस्तु रफ सरफेस पर स्लाइड कर रही है, तो ये इसका वेट mg नीचे की ओर और ये एंगल थीटा बनेगा mg cos थीटा, और ये रिएक्शन आर हो गई और mg sin थीटा नीचे की ओर। चूंकि वस्तु रफ सरफेस पर नीचे की ओर गति कर रही है विथ एक्सेलरेशन a1, ये एक्सेलरेशन a1 हम मान लेंगे। तो एक्सेलरेशन a1 से नीचे की ओर ये रफ सरफेस पर गति कर रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो इसका विरोध करेगा, एफ के इक्वल टू म्यू के आर। तो एफ के इक्वल टू म्यू के आर। तो इस तरह से यहाँ पर हम पहले केस में क्या करेंगे, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और चूंकि ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो नेट फोर्स एम a1 हो गया। एम a1 कहाँ से मिलेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। तो इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन लिख पाए फर्स्ट केस में, और ये इक्वेशन है एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की जगह म्यू आर इक्वल टू एम a1, और आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम a1। तो इस तरह से हम पहला केस में इक्वेशन लिख पाए एम a1 इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब दूसरे केस में क्या करेंगे हम, सेकंड केस में ये जो हमारा रफ सरफेस है इसको स्मूथ सरफेस में चेंज कर देंगे। स्मूथ में सरफेस में चेंज करने से क्या हुआ, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन 0 हो गया। और इस केस में मान लेते हैं a2 एक्सेलरेशन से वस्तु नीचे की ओर आ रही है। तो a2 एक्सेलरेशन से वस्तु नीचे की ओर आएगी, नेट फोर्स एम a2, और ये नेट फोर्स किस लिए आ रहा है, एम जी साइन थीटा से, और इसका विरोध करने के लिए घर्षण बल अवेलेबल नहीं है यानी फ्रिक्शन फोर्स। इस कारण से एम a2 इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और ये हमारा सेकंड केस हो गया। तो सेकंड केस में हमने ये इक्वेशन लिखा हुआ है एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम a2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, एम जी साइन थीटा अपान एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपान एम जी साइन थीटा, एम a1 अपान एम a2, एम इज कैंसिल्ड, a1 अपान a2, दिस इज कैंसिल्ड 1 माइनस एम जी कैंसिल्ड, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू a1 अपान a2, कॉट 45 डिग्री इज 1, हेंस 1 माइनस म्यू इक्वल टू a1 अपान a2। Now we have to find the value of a1 and a2। a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल की वैल्यू, घर्षण गुणांक की वैल्यू ज्ञात की जा सके। तो इसके लिए हम, चूंकि टाइम दिया गया है दोनों केसेस में, रफ सरफेस पर नीचे गिरने में जो टाइम लगता है वो 2 गुना लगता है स्मूथ सरफेस के। तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला गति का जो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन s इक्वल टू हाफ a1, पहले केस में एक्सेलरेशन a1 और टाइम मान लेते हैं t1 है, और दूसरे केस में हाफ a2 t2 स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस सेम चली जा रही दोनों केसेस में, चाहे रफ सरफेस पर चले चाहे हॉरिजॉन्टल
इस पे स्मूथ सरफेस पर, तो दोनों सरफेसेस पर चलने के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी और टाइम अलग अलग लगेगा। और जबकि हम जानते हैं T1 है रफ सरफेस पर टाइम, तो ये 2 गुना है यानी 2 टाइम्स है T2 के। तो इस तरह से हम T2/T1 1/2 लिखेंगे और A1/A2 इक्वल टू T2/T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो A1/A2 इक्वल टू 1/4 और हम इक्वेशन में रख देंगे A1/A2 की वैल्यू 1/4, 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1/4, म्यू इक्वल टू 3/4, दैट इज 0.75 इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on rough horizontal ground plane which for which coefficient of friction is 0.4. Horizontal force of 2.5 Newton is applied on this block. Determine the friction force between ground and block and determine the minimum force to be applied for the motion of block. यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स, डिटरमिन फ्रिक्शन फोर्स एंड मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक। तो दोनों चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया गया है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड वी हैव टू राइट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मास रखा गया है, मास 2 kg है और वेट डाउनवर्ड काम करेगा mg और रिएक्शन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर r रिएक्शन। ऑन अप्लाइंग फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स F, Fs विल बी एक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन F. Fs max is, we know that formula, Fs max is equal to mu s into r. Fs max is equal to mu s into r. Then putting the value of mu s and we see that r is equal to mg. Put r is equal to mg. Then Fs max is equal to mu s mg. Mu 0.4, m 2 kg and g is equal to 9.8. Thus Fs max is equal to 7.84, which is the actual value of friction acting between ground, friction force acting between ground and block. तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी Fs वो 7.84 न्यूटन कैलकुलेट हो गई। नाउ मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 7.84 न्यूटन। 7.84 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स that is required for motion of block, and here 2.5 Newton is applied to the block, यानी 2.5 न्यूटन ही ब्लॉक पर अप्लाई किया गया है। तो एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, सम एक्स्ट्रा फोर्स। कितना एक्स्ट्रा फोर्स, 7.84 माइनस 2.5, दैट इज 5.34 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक। रिक्वायर्ड फोर्स 5.34 additional, this is amount of additional force beyond 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन के बाद 5.34 न्यूटन और लगाया जाए एक्सटर्नल फोर्स, तभी वस्तु या ब्लॉक मूव करेगा। और टोटल फोर्स जो कि ब्लॉक को मूव करने के लिए चाहिए वो 7.84 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को मूव करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी of mass 1 kg is resting on horizontal plane placed on truck. Coefficient of friction between body and plane is 0.6 if acceleration of truck is 5 meter per second square. Then frictional force exerted on body. तो यहाँ पर एक ट्रक है जो कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से चल रहा है और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है जो कि 1 kg का है। तो यहाँ पर करना हमें देखना है कि चूंकि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ट्रक, तो जो ब्लॉक है ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, ma, यानी कितना हो गया 5 × 1, 5 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर ऑलरेडी लग रहा है। तो इस कारण से ये मूव कर सकता है, ये देखना पड़ेगा मूव करता है कि नहीं। तो मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट
मोशन इन बॉडी। तो बॉडी में मोशन यानी एफ एस मैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। म्यू एस 0.6 दिया गया है, आर इक्वल टू एम जी, ये हम रखेंगे। तो म्यू एस एम जी 0.6, एम 1 जी 9.8, देन द मैक्सिमम रिक्वायर्ड फोर्स फॉर मूविंग बॉडी इन ऑर्डर टू मूव बॉडी 5.88 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड है जिसके लिए बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ट्रक के मूवमेंट के कारण वो 5 न्यूटन है। तो इसलिए जो बॉडी होगी वो मूव नहीं कर पाएगी, बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। ट्रक के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रहेगी यानी स्थिर रहेगी, क्योंकि डिजायर्ड एक्सटर्नल फोर्स वो इस फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए वस्तु मूव नहीं करेगी। और फ्रिक्शन फोर्स की जो मात्रा होगी, अगर वस्तु गति नहीं कर रही है यानी ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, देन एफ एस इक्वल टू कैपिटल एफ यानी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसलिए एफ एस भी 5 न्यूटन लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन प्लेन inclined at 30 degree from horizontal. Coefficient of friction between plane and block is 0.6. Find the frictional force exerted on block. We have to calculate frictional force between block and the inclined surface. Situation is here. Inclined plane is inclined at 30 degree. Block is put in here. Mg is working vertically downward. Mg cos theta, this component of Mg, and here is component of Mg is Mg sin theta. Mass here 5 kg and we put G equal to 9.8 meter per second square. Fs max will be mu s into r, and r here r is Mg cos theta. तो यहाँ r का विशेष ध्यान रखेंगे। r इक्वल टू Mg cos theta, put r इक्वल टू Mg cos theta, Mg cos 30. Then mu s is 0.6, m is 5 kg, g is 9.8 and cos 30 is √3/2. तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 0.6 इंटू 5 इंटू 9.8 इंटू √3/2, एंड दिस इज we cut 9.8 by 2, 4.9, and multiply this 3. On multiplying these 3 quantities we cannot get 15.28 Newton. Then student calculate your answer according to this multiplication. This will give Fs max, that is frictional force exerted on block. Next question, a water droplet of radius 0.0015 mm falling in air. If coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to power minus 5 kg per meter per second, then find terminal velocity of droplet. Density of water is 1 into 10 to power 3 kg per meter cube. Density of air is 0 and acceleration due to gravity is 9.8 Newton per kg or meter per second square. Here we have to calculate terminal velocity of droplet. The formula for terminal velocity is V equal to 2/9 r square upon eta rho s minus rho l into g. So we directly use this formula of terminal velocity and putting the values. R is radius of this drop, which is 0.0015 mm, that is 15 into 10 power minus 7 meter, and coefficient of viscosity eta equal to 1.8 into 10 power minus 5 kg per meter per second. Rho s, this is density of our drop. Density of drop is 10 to the power 3 kg per meter cube, and rho l density of air, which is 0, and g is 9.8 meter per second square. Putting these values we get the final answer 2.72 into 10 power minus 4. Here 10 to the power 3
is density of the droplet and 0 is density of air. Thus we get this answer, terminal velocity here. And now question 6. A body of mass 5 kg is placed on rough horizontal plane and external force of 3 Newton parallel to plane is applied on body. Calculate static friction force and force required to pull the body with acceleration 0.1 meter per second square acceleration. Here coefficient of friction is 0.2 and acceleration due to gravity is 0.1 meter per second square. Acceleration due to gravity is given wrong, but we can use this acceleration due to gravity. So here situation, a body of mass 5 kg is situated here and force of 3 Newton is external force in this direction. Fs, friction force, is applied here acting between this block and the horizontal surface, and reaction is vertically upward. Now we have to calculate static friction force, that is Fs. We have to calculate Fs. Fs is equal to, this is Fs max. So we have calculated Fs max, that is static friction force. Static friction force is mu s into r, that is mu s mg. R is equal to mg here. Then mu s mg, mu s is 0.2 and m is 5 kg and acceleration due to gravity is 0.1 meter per second square. Solving this, we get Fs max is 0.1 Newton. Then in second case, force required to pull the body with acceleration 0.1 meter per second square. Then this object is moving with acceleration a. Net force on this object is ma. Net force on this object in this direction ma. This force can be obtained from external force minus friction force Fs. Then we have to calculate external force. Find external force. F is equal to ma plus Fs max. Thus we put m is 5 kg and acceleration is given here. This is 0.1 meter per second square and Fs we have calculated 0.01 Newton. And solving this, 0.5 plus 0.1, this is 0.6 Newton. This is the answer. External force required to accelerate the body with acceleration 0.1 meter per second square in external force or in the direction of external force. Next question. A body of mass m is sliding down with uniform speed, that is acceleration is 0, which is inclined at plane 60 degree from horizontal. Find coefficient of friction between body and inclined plane. Thus we have given a body of mass m which is situated on an inclined plane which is inclined at 60 degree. Then mg is acting vertically downward and its component mg cos theta here and mg sin theta is here, and r is vertically upward, that is perpendicular to this inclined plane. Now mg sin theta is acting downward and body is moving with uniform speed horizontally this on this inclined plane in the downward direction. तो इस तरह से बॉडी नीचे की ओर चल रही है इस इंक्लाइन प्लेन पर with constant speed, that is acceleration is 0. Hence friction force Fk equal to mu k r, which is acting in this direction upward on horizontal on inclined plane. Thus we get from here r is equal to mg cos theta, and since acceleration is 0, then net force in this direction is 0, that is mg sin theta must equal to Fk. mg sin theta must equal to Fk, that is F is equal to mu r equal to mg sin theta and r is mg cos theta. Putting these, put the value of r is equal to mg cos theta,
mu mg cos 60 is equal to mg sin 60. Then mu is equal to mg is cancelled, mu is equal to sin 60 upon cos 60 is equal to tan 60. Tan 60 is root 3. Hence mu is root 3, that is coefficient of friction. Next question. A block of mass 2 kg is placed on ground. Coefficient of friction is 0.4. Horizontal force of 2.5 Newton is exerted on block. Determine friction force acting between block and ground. Minimum force required to move the block. In this case, the block is placed on horizontal surface and a force of 2.5 Newton is acting in this direction, and friction force is acting here, Fs, which is Fs max. R and mg are opposite, hence R is equal to mg. So we have to calculate friction force, that is Fs max. Fs max is equal to mu s into R, that is mu s mg. Mu s is 0.4 and m is 2 and g is 10 meter per second square. On solving this, we get 8 Newton. This is the value of friction force acting between block and ground. This is max Fs max, that is maximum static friction, which is called limiting friction. In this condition, the second minimum force required to move the block, the minimum force, external force which is required to move the block is 8 Newton. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, Fs मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, और 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, तभी वस्तु आगे की ओर गति करना शुरू करेगी. हेंस minimum force required to move the block is 8 Newton. And we have to calculate additional force required to move the block. Then 2.5 Newton is already exerted and 8 Newton is required force. Then 8 minus 2.5, that is 5.5 Newton is additional force required to move the body. Next question. Time taken by an object to slide on rough inclined plane is n times more than time taken on smooth plane. If inclination of plane is 45 degree with horizontal, find coefficient of kinetic friction. So we have calculate coefficient of kinetic friction. Here two situations are given. Like question 1, on rough surface its acceleration is a1, and on smooth surface its acceleration is a2. On rough surface it takes n times more time than on smooth surface to slide the whole inclined plane. Thus we, in first case, which when it is placed on this rough surface, then acceleration is a1. Then net force on this body is ma1. ma1 is equal to mg sin theta minus fk, that is mu r. R is mg cos theta. Then we mg sin theta minus, put the r, mu mg cos theta is equal to ma1. That is this is our first equation. And in second equation, here we put friction force F. Similarly, on second case, when it is moving on smooth plane downward, mg, this is acceleration a2. Net force on this body is ma2. Net force on this body is ma2. And on smooth surface there is no friction. Smooth surface there is no friction. This friction force is 0. Then mg sin theta will provide ma2. mg sin theta is equal to ma2. In both situations we divide equation 1 by 2. Then we get mg sin theta upon mg sin theta minus mu mg cos theta upon mg sin theta is equal to ma1 upon ma2.
m is cancelled, mg sin theta is cancelled, 1 minus cot theta is equal to a1 upon a2, that is 1 minus cot 45 degree is equal to a1 upon a2, 1 minus mu cot 45 degree is 1 is equal to a1 upon a2. Then we have to calculate a1 upon a2, and we know that on rough surface falling it takes n times greater time on falling smooth surface. Hence we have to calculate from second equation of motion s is equal to ut plus half at square. From this equation we calculate since t1 is n times t2, then we put s is equal to u initial velocity is 0, then s is equal to half a1 t1 square is equal to half a2 t2 square. Because distance traveled in both case rough and smooth surfaces, the distance traveled is same, hence we can equal these distances and we get a1 upon a2 is equal to t2 square upon t1 square. That is we put t1 is and t2, we put t1 is and t2, that is t2 square upon n t2 का whole square, t2 is cancelled, 1 upon n square, a1 upon a2 is equal to 1 upon n square. Then putting this in the equation, 1 minus mu is equal to 1 upon n square, then mu is equal to 1 minus 1 upon n square. This is the coefficient of friction acting between block and inclined plane. Next example, a block of mass 2 kg is placed on horizontal plane. A block of mass 2 kg is placed on this horizontal plane. The coefficient of static and dynamic friction are 0.15 and 0.12 respectively. Here coefficient of friction is given separately. Static friction mu s is 0.15, that is mu l, coefficient of limiting friction, and dynamic friction is mu k 0.12. Then we have to calculate minimum horizontal force required to move the block. Minimum horizontal force required to move the block, Fs is equal to mu s into r. That is we have to calculate, we are calculating here limiting friction. Mu s is here r is equal to mg, r is equal to mg on horizontal plane, r is equal to mg cos theta on inclined plane. Then on horizontal plane r is equal to mg put, and mu s is 0.15, m is 2 kg and g is 10. On solving this we get 3 Newton, that is the value of minimum required force to move the block, that is limiting friction force, which is equal to minimum required force to move the block. Now required horizontal force to move the block with uniform acceleration 0.8 meter per second square. Now this block is moving with acceleration 0.8 meter per second square. Then net force on this body is ma, and this ma is coming from external force F minus Fs, F minus Fk. We put Fk here. Now ma is equal to F minus Fk, and m is 2, a is 0.8 meter per second square. F we have to calculate, and Fk is mu k into r. F, and here is minus sign. Mu k is 0.12, mu k is here given. Kinetic friction, dynamic friction 0.12, and mass is r is equal to mg, mass is 2 kg and g is 10 meter per second square. Thus we calculate external force 1.6 and transfer this in left side. We get solving this 2.4 plus 1.6 plus 2.4 is equal to 4 Newton. Force required to move the block with constant acceleration a is equal to 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम क्वेश्चंस को हिंदी में सॉल्व करेंगे. तो हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हैं. पहला क्वेश्चन लेते हैं. वस्तु 45 डिग्री के ढलान के एक खुरदुरे अवनत तल या आनत तल पर फिसलती है. तो इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री पर, उस पर रफ सरफेस है, तो रफ इंक्लाइन प्लेन है और वस्तु उस पर फिसल रही है.
यदि इसमें लिया गया समय समान झुकाव के चिकने तल यानी स्मूथ सरफेस पर जो समय लिया जा रहा है उसका 2 गुना है तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिचुएशन है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यानी इंक्लाइन प्लेन झुका हुआ तल 45 डिग्री पर, और इस पर एक मास रखा हुआ है। पहला केस रफ सरफेस यानी खुरदुरा तल यहाँ पर है। दूसरे केस में जो तल है वो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी और खुरदुरे तल पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू आर यानी एफ होगी। तो दोनों केसेस में अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला केस रफ सरफेस में मान लेते हैं ये A1 एक्सेलरेशन से वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तो वस्तु पर नेट फोर्स कितना हो गया Ma1, और ये नेट फोर्स कहाँ से मिलेगा mg साइन थीटा माइनस एफ क्या है फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, तो हमने म्यू आर लिख दिया mg साइन थीटा माइनस म्यू आर इक्वल टू Ma1 नेट फोर्स, और आर की वैल्यू mg कॉस थीटा लिखेंगे क्योंकि आर को mg कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। तो म्यू यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू Ma1। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसको स्मूथ सरफेस पे रखेंगे। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर मान लेते हैं A2 एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा है, और इस केस में क्या है फ्रिक्शन फोर्स की मात्रा 0 है। तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स की मात्रा 0 होगी। तो Ma2 इक्वल टू mg साइन थीटा, Ma2 इक्वल टू mg साइन थीटा, और फिर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर mg साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में म्यू mg कॉस थीटा अपान mg साइन थीटा, mg कट गया, म्यू कॉट थीटा आ गया, म्यू कॉट 45 डिग्री, और फिर Ma1 अपान Ma2, m कैंसिल हो गया, A1 अपान A2 बचा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस ये कॉट 45 डिग्री 1 हो गया, तो 1 माइनस म्यू A1 अपान A2, और हमें A1 अपान A2 की वैल्यू फाइंड करके म्यू का मान निकालना है। तो A1 अपान A2 के लिए एक कंडीशन दी हुई है कि रफ सरफेस पर वो जितना समय लेता है नीचे आने में, स्मूथ सरफेस पर उसका जो है आधा लगता है। तो स्मूथ सरफेस में कम टाइम लगता है, रफ सरफेस में 2 गुना टाइम लगता है। तो इस तरह से अगर T1 टाइम है रफ सरफेस पे पूरा ट्रेवल करने का, और T2 टाइम है स्मूथ सरफेस पर, तो रफ सरफेस 2 गुना होगा स्मूथ सरफेस के। तो T1 इक्वल टू 2T2। ये इस्तेमाल करने पर हमें S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी 0 रख देंगे, S इक्वल टू हाफ A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू A2 T2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों केस में चाहे रफ हो स्मूथ हो, दोनों सरफेसेस में डिस्टेंस जो भी दूरी तय की जा रही वो इक्वल है। तो इसलिए A1 अपान A2 इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया, T2 अपान T1 स्क्वायर। तो इस तरह से T2 अपान T1 कितना हो गया 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ गया। तो A1 अपान A2 का वैल्यू मिल गया, और इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1/4 हो गया, और म्यू की वैल्यू 3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.75 आंसर आ गया। नेक्स्ट 2 kg का एक टुकड़ा फर्श पर रखा है, घर्षण गुणांक 0.4 है, 2.5 न्यूटन का एक बल क्षैतिज टुकड़े पर क्षैतिज दिशा में लगाया जा रहा है। ज्ञात करना है फर्श तथा टुकड़े के बीच लगने वाले घर्षण बल की मात्रा और टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल की आवश्यकता, एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मास 2 kg है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया है। इस पर 2.5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है यानी घर्षण बल की। तो घर्षण बल Fs मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इक्वल टू mg हियर। Fs मैक्स इक्वल टू म्यू एस mg, म्यू एस 0.4 m2 और g 9.8। तो ये कैलकुलेट होके आ गया 7.84 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया, सीमांत घर्षण बल। अब ये सीमांत घर्षण बल है और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन का। तो इस केस में Fs इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2.5 न्यूटन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई Fs 2.5 न्यूटन। यानी फर्श और टुकड़े के बीच में लगने वाला घर्षण बल अगर 2.5 का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो 2.5 न्यूटन ही लगेगा, तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स की मात्रा इससे एक्सीड ना कर जाए, तब तक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के
बराबर ही रहेगा। अब टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 7.84 न्यूटन। ये सीमांत घर्षण बल, इतने बल की आवश्यकता है एक्सटर्नल फोर्स की, ताकि टुकड़ा जो मास है वो गति करना शुरू कर दे। और 2.5 न्यूटन का बल पहले से लगा है, तो कितना एडिशनल फोर्स लगाना है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7.84 माइनस 2.5 इक्वल टू 5.34 न्यूटन। तो 5.34 न्यूटन ये एडिशनल फोर्स लगेगा, तब जाके वो वस्तु क्षैतिज दिशा में मूव करेगी बाय बल की दिशा में। और टोटल फोर्स कितना चाहिए, 7.84 न्यूटन का, ताकि ये द्रव्यमान गति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड ट्रक पे रखा हुआ है क्षैतिज तल पर। यह ट्रक क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। और स्थैतिक घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6 है म्यू एस की वैल्यू। तो पिंड पर आरोपित घर्षण बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जो मास है वो ए एक्सेलरेशन से ट्रक के साथ गतिशील है, तो ट्रक पर जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, एम ए। ये 1 × 5 1 kg द्रव्यमान है और 5 एक्सेलरेशन है, तो इस तरह से 5 न्यूटन का बल उस पिंड पर आरोपित हो रहा है ट्रक के चलने के कारण। अब गति प्रारंभ करने के लिए, यानी इस द्रव्यमान को गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम घर्षण बल कितना चाहिए, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस आर। एफ मैक्स म्यू एस इंटू आर और आर इक्वल टू एम जी हियर। तो म्यू एस 0.6 है, एम 1 kg और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, एफ मैक्स 5.88 न्यूटन। 5.88 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी एफ मैक्स लगेगा। तो चूंकि 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो ये 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एफ मैक्स से कम है, इसलिए एफ मैक्स के बराबर जब तक बल नहीं लगेगा तब तक ये द्रव्यमान नहीं फिसलेगा। तो इस 5 न्यूटन के बल के कारण ये जो हमारा द्रव्यमान है ये ट्रक पर फिसलेगा नहीं, सीधा रखा रहेगा। और इसमें जो आरोपित घर्षण बल की मात्रा है, तो जितना बल इस पर आरोपित हो रहा है उसके अपोजिट यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ एस लग जाएगा। एफ एस की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन। तो जितना बल यहाँ इस दिशा में लग रहा है उतना ही बल अपोजिट दिशा में लगेगा ड्यू टू फ्रिक्शन इन स्टैटिक केस, जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है ट्रक के रेस्पेक्ट में। तो ट्रक के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट स्थिर है, इसलिए इस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा वो 5.0 यानी 5 न्यूटन का फोर्स लगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 30 डिग्री के झुके कोण पर आनत तल पर रखा गया है। गुटके तथा तल के बीच में घर्षण बल या घर्षण गुणांक 0.6 है। गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हम लिखते हैं, और जो घर्षण बल लगेगा एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो यहाँ पर म्यू एस और आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा रखेंगे। तो म्यू एस 0.6, एम 3 kg और जी 9.8 और कॉस थीटा यानी कॉस 30, तो इसकी वैल्यू √3/2 रखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 15.28 न्यूटन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंद जिसकी त्रिज्या 0.0015 mm है, ये वायु में गिर रही है। वायु का श्यानता गुणांक 1.8 × 10⁻⁻5 kg पर मीटर पर सेकंड है। यह श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो बूंद का सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी, किस वेग से बूंद नीचे की ओर गिरेगी। जल का घनत्व 10³ kg पर मीटर क्यूब। वायु का घनत्व 0 है और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमें मालूम है, हम इस फार्मूले से सीधे सीमांत वेग के फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो सीमांत वेग का जो फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का वो यहाँ पर है, v =
टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपान ईटा। तो ये फार्मूला है 2/9 आर स्क्वायर अपान ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू जी। इस फार्मूले को जो हमारा चैप्टर 6 है उसमें डिराइव किया जाएगा और यहाँ से हम डायरेक्ट उसका उपयोग कर लेंगे। 2/9 ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला है। v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर ईटा अपान रो आर स्क्वायर अपान ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू जी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर दिया है 0.0015 mm यानी 15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ईटा गिवन हियर 1.8 इंटू 10⁻⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड। और रो एस है जो हमारी बूंद है उसकी डेंसिटी, तो बूंद की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और रो एल एयर की डेंसिटी 0 है। जी की वैल्यू रख देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब सारी वैल्यूज रख देंगे तो हम टर्मिनल वेलोसिटी 2.72 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड सीमांत वेग प्राप्त कर लेंगे। यानी सीमांत वेग वह वेग है जो बूंद नीचे गिरते समय अधिकतम वेग प्राप्त करेगी, इसी वेग से फिर वो लगातार नीचे आती रहेगी। टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 किलोग्राम का एक पिंड खुरदुरे तल पर स्थित है तथा तल के समांतर 3 न्यूटन का बल पिंड पर लगाया जाता है। स्थैतिक फ्रिक्शन की गणना कीजिए और 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से पिंड को खींचने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। दिया गया है घर्षण गुणांक 0.2 और गुरुत्वीय त्वरण 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हम इसी की वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर रफ सरफेस है और इस पर द्रव्यमान रखा हुआ है 5 किलोग्राम का और रिएक्शन ऊपर की ओर काम कर रही है। 3 न्यूटन का बल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है Fs, यहाँ पर लग रहा है तल पर जहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो गणना करनी है पहली चीज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स। तो Fs मैक्स इक्वल टू μs इंटू आर, यानी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया और आर की वैल्यू mg है तो यहाँ पर mg रख देंगे। μs 0.2 मास 5 kg और g की वैल्यू 0.1, तो ये कैलकुलेट करेंगे 0.1 न्यूटन का घर्षण बल मैक्सिमम लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहें। तो Fs मैक्स और FL चूंकि बहुत करीब होते हैं तो ये वैल्यू हम FL या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मान सकते हैं। अब इसको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींचने के लिए आवश्यक बल, तो इस दिशा में क्या है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो कितना फोर्स लगेगा, तो मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन ए है तो ma नेट फोर्स लग गया ऑन बॉडी। ये नेट फोर्स कहाँ से मिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स F माइनस Fs मैक्स। तो इस तरह से हम ma इक्वल टू कितना हो गया F माइनस Fs मैक्स। तो यहाँ पर F की वैल्यू निकालेंगे ma प्लस Fs मैक्स। तो m कितना हो गया 5 और a 0.1 एक्सेलरेशन है 0.1 और Fs मैक्स 0.1 न्यूटन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 हो गया और प्लस 0.1, तो इस तरह से 0.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब जाके ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा। तो यहाँ पर g की वैल्यू थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बजाय 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो इसकी वजह से फोर्सेस की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री से कोण वाले एक अवनत तल यानी आनत तल पर इंक्लाइन प्लेन पर m द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो न समतल और वस्तु के बीच का घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक समान वेग यहाँ महत्वपूर्ण है। इंक्लाइन प्लेन 60 डिग्री है और मास m है, वस्तु एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है त्वरण है वो 0 हो गया, तो घर्षण गुणांक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि वस्तु एक समान वेग से नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो नेट फोर्स ma इक्वल टू 0, और ये कहाँ से मिला mg साइन थीटा, इस फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है Fk, ये Fk हम लिख देंगे इस तरह से mg
साइन थीटा इक्वल टू एफ के यानी म्यू के आर, और आर की वैल्यू इंक्लाइन प्लेन पर एम जी कॉस थीटा लिखेंगे तो म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, घर्षण गुणांक म्यू के, तो एम जी साइन थीटा यहाँ भी लिखेंगे। तो एम जी से एम जी कट गया तो म्यू के इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा यानी टैन थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे तो टैन 60 डिग्री यानी √3। तो म्यू की वैल्यू √3 आ गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg का टुकड़ा फर्श पर रखा है, तो 2 किलोग्राम का एक मास है, फर्श पर रखा गया, नहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रखा गया है, घर्षण गुणांक 0.4 और 2.5 न्यूटन का बल टुकड़े पर क्षैतिज दिशा में लग रहा है। टुकड़े तथा फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है। टुकड़े को गति देने वाले न्यूनतम बल की गणना करनी है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल केस में हम क्या करते हैं, आर इक्वल टू एम जी लिखते हैं, और जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यानी एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, यानी म्यू एस 0.4 दिया गया है, आर एम जी के बराबर हो गया, 0.4 इंटू 2, मास 2 है, जी 10 रखेंगे तो ये 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि यहाँ फर्श और टुकड़े के मध्य घर्षण बल की गणना करनी है। तो ये मैक्सिमम लगेगा। तो चूंकि 2.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि 8 न्यूटन से काफ़ी कम है, तो इसलिए एफ एस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, और ये बराबर हो जाएगा 2.5 न्यूटन का घर्षण बल वहाँ पर काम करेगा। वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है और वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो 2.5 न्यूटन का हमें घर्षण वहाँ अनुभव होगा। अब दूसरे केस में क्या ज्ञात करना है, टुकड़े को गति देने के लिए न्यूनतम बल की गणना कीजिए। तो न्यूनतम बल 8 न्यूटन है, जिससे फोर्स लगाने पर वस्तु चलने वाली होगी, यानी 8 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु गति करेगी। तो न्यूनतम बल 8 न्यूटन है वस्तु को गति करने के लिए। और अगर यहाँ पर एडिशनल फोर्स पूछा जाए, 2.5 तो लगा ही है, एडिशनल फोर्स कितना और चाहिए, ये 8 माइनस 2.5 न्यूटन, तो ये 5.5 न्यूटन का एडिशनल फोर्स और चाहिए, यानी अतिरिक्त बल जो कि उसको गति दे सके। टोटल फोर्स कितना चाहिए, 8 न्यूटन का जो गति देने के लिए आवश्यक है, और एडिशनल फोर्स 5.5 न्यूटन का चाहिए जो वो वस्तु को गति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री वाले ढलान व खुरदुरे तल पर फिसलने के लिए एक द्रव्यमान समान चिकने तल की अपेक्षा n गुना अधिक समय लेता है। तो एक द्रव्यमान है, खुरदुरे तल पर रखा गया है, तो नीचे की ओर फिसल रहा है, तो वो जितना समय लगता है, इसी तरह का एक हम इंक्लाइन प्लेन ले लें जो स्मूथ है, चिकना समतल, तो उस पर वो जो फिसलने में टाइम है उसकी अपेक्षा n गुना ज़्यादा समय ले रहा है। तो पहले केस में टाइम t1 है ये खुरदुरे तल पर, और दूसरे केस में टाइम t2 है ये स्मूथ सरफेस पर, तो ये टाइम n गुना है तो हम n टाइम्स t2 लिख देंगे। तो ये टाइम समय रिलेशन हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात करना है खुरदुरे तल का, और चिकने तल का घर्षण गुणांक 0 होता है। तो इस फैक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है। पहले केस में हम रफ सरफेस पर मान लेते हैं एक्सेलरेशन a1 है, तो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हमारा ma1 और ma1 कहाँ से मिलेगा, नेट फोर्स ma1 इस दिशा में है, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स f। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स f इक्वल टू म्यू आर, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू आर इक्वल टू ma1, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में हम यहाँ पर f की वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स f इक्वल टू म्यू आर। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में मान लेते हैं A2 त्वरण से चल रहा है, जब ये रफ सरफेस हटा के स्मूथ सरफेस लगाया जाए, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स की मात्रा 0, तो इस केस में क्या होगा, ma2 इक्वल टू mg साइन थीटा, ma2 इक्वल टू mg साइन थीटा, ये दोनों केस हो गए। अब हम इक्वेशन, ये पहला वाला जो इक्वेशन है इसमें इस दूसरे इक्वेशन को से डिवाइड करेंगे, तो mg साइन थीटा अपान mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपान mg साइन थीटा इक्वल टू ma1 अपान ma2, ये कैंसिल होकर 1 हो गया, माइनस mg कैंसिल हो गया, कॉट थीटा म्यू कॉट थीटा इक्वल टू a1 अपान a2, कॉट
45 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री पर है, कॉट 45 डिग्री 1 हो गया, तो 1 माइनस म्यू A1/A2। A1/A2 की वैल्यू निकालनी है। तो खुरदुरे तल पर यानी रफ सरफेस पर जो टाइम लगता है T1 वो ग्रेटर है n टाइम्स स्मूथ सरफेस पर फिसलने के टाइम के। तो T1 इक्वल टू n T2। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस दोनों केस में सेम चली जाएगी, चाहे रफ सरफेस पे हो या स्मूथ सरफेस पर। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी से इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे। तो एस इक्वल टू A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर। तो A1/A2 इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, और हम T1 की वैल्यू रखेंगे n T2। तो n T2 रखेंगे यहाँ पर, तो T2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/n स्क्वायर यहाँ बचेगा। तो 1/n स्क्वायर हम A1/A2 की वैल्यू रखेंगे, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम का एक गुटखा क्षैतिज तल पर रखा है। गुटके तथा तल के मध्य स्थैतिक एवं गतिक घर्षण, तो स्थैतिक और गतिक दोनों अलग अलग दिए गए हैं। स्थैतिक का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15 और 0.12 है। तो गुटके को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल, तो गुटके को न्यूनतम क्षैतिज बल कितने क्षैतिज बल से खींचा जाए कि वो गति करना प्रारंभ करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गुटके को गति देने के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक, घर्षण बल की गणना Fs मैक्स इक्वल टू म्यू एस आर, यानी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की गणना कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, तो उसको रखेंगे 0.15 इंटू M2 और G की वैल्यू 10। तो यहाँ पर 3 न्यूटन का ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी सीमांत घर्षण बल लग रहा है, जो कि इससे ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वस्तु चलने लगेगी। तो यहाँ पर आंसर, गुटके को गति देने के लिए न्यूनतम क्षैतिज बल की आवश्यकता 3 न्यूटन है, जिसके बाद वो चलने लगेगा। और दूसरा केस, गुटके को समरूप गति 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलाने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल, तो मान लेते हैं क्षैतिज बल F है और इसके कारण ये A त्वरण से चल रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया MA, और MA कहाँ से मिला, F माइनस F के कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक, यहाँ डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स F के है, तो F इक्वल टू F माइनस F के म्यू के इंटू R, यानी म्यू के mg। तो एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू कितना आ गया, MA प्लस म्यू के R, और फिर हम इसको R की वैल्यू लिख देंगे MA प्लस म्यू के mg। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, MA कितना है, M है 2 और A क्या है 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया गया है, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन ये 0.12 दिया गया है। यहाँ पर देख लेंगे 0.12 इंटू M2 है और G की वैल्यू 10 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 और ये 2.4 आ गया, और इससे ये 4 न्यूटन का यहाँ पर आंसर ये आ गया। 4 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगेगा, तब जाके ये 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से पिंड गति करेगा। अब आते हैं वर्क के एग्जाम्पल्स, हम देखते हैं। 6 न्यूटन का बल लगाने पर किसी वस्तु में विस्थापन 4 मीटर होता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। चूंकि बल और विस्थापन के बीच का एंगल नहीं दिया गया है, तो हम इसको 0 मानकर सॉल्व कर देंगे। F इंटू एस यानी 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 जूल आंसर आ गया। तो जिस भी केस में बल और विस्थापन के बीच का एंगल न दिया रहे तो हम 0 मान के सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, 60 किलोग्राम का व्यक्ति 5 मीटर ऊंची दीवार पर 10 मिनट में चढ़ता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ये 60 किलोग्राम का व्यक्ति है और वो 10 मिनट में दीवार पर चलता है। तो इसका हम कार्य में टाइम इंक्लूड नहीं है, तो हम वर्क निकालेंगे। ये ग्रेविटी के विरुद्ध वर्क होगा, mg इंटू एच। mgh इस फार्मूले में हम रखेंगे और वर्क की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक्चुअली में ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गई 2940 जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मेगावाट का यंत्र 5 मिनट में कितना कार्य कर सकता है। तो कितनी कार्य कर सकता है, तो शक्ति 8 मेगावाट है, 8 इंटू 10 पावर 6 वाट,
और 5 मिनट टाइम में कितना कार्य करेगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, PT 8 × 10⁶, और टाइम कितना है, टाइम 5 मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे 5/60, तो ये वाट घंटा यानी कार्य आ गया, वाट घंटा इसकी यूनिट हो गई, जूल नहीं आएगी, वाट घंटा आ गया। तो 0.67 × 10⁶ वाट आवर। इसको हम चाहते तो हम इसको जूल में निकाल सकते थे, जूल में हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 8 × 10⁶ × 5 × 60 सेकेंड। अब ये वाट में हो गया और ये सेकंड में हो गया, तो इस तरह से जूल में आ जाएगा ये। तो 8 × 5 × 60 ये हो गया, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2.4 × 10⁸ जूल, ये फाइनल आंसर आ जाएगा जूल में, और वाट आवर में निकालना है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम की गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई दीवार से टकराती है, गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा वेलोसिटी दी हुई है और मास भी दिया हुआ है, 12 mv², मास को हम केजी में बदल लेंगे, 12 kg, 10 ग्राम को हम केजी में लिखें 10⁻² kg, और वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12 mv², तो ये हमारा आंसर आएगा 200 जूल, यानी 200 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 किलोग्राम की एक वस्तु स्थिर अक्ष के परितः घूम रही है। तो 12 किलोग्राम की वस्तु स्थिर अक्ष के परितः घूम रही है, उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण 0.7 kg मीटर स्क्वायर है, इसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसका जड़त्वाघूर्ण दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है, तो दोनों रख देंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा 12 I ω², तो 12 I की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.7 ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, तो स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रुक्ष क्षैतिज समतल यानी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 50 किलोग्राम की भारी वस्तु रखी गई है, वस्तु तथा समतल के बीच गतिज घर्षण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन 0.5 है, वस्तु को स्थिर चाल 2 मीटर से विस्थापित किया जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब बल समतल के समांतर है यानी क्षैतिज तल के समांतर है, बल जब क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर कार्यरत है, तब कार्य की गणना करनी है। दोनों केस में करनी है। क्षैतिज केस में चूंकि एक समान चाल से विस्थापित हो रहा है, तो F = Fk यानी F - μk × R = 0। तो इस तरह से F = μk × R, और इसमें हम F की वैल्यू यानी बल की मात्रा निकाल सकते हैं। μk 0.5, मास 50 kg और G 9.8, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा, 245 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा, और वस्तु को 2 मीटर विस्थापित किया गया, तो किया गया कार्य फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, विस्थापन की ही डायरेक्शन में किया गया है ये, तो इसलिए सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 245 × 2 490 जूल का वर्क पहले केस में करना पड़ा जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। दूसरे केस में फोर्स 30 डिग्री पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर लग रहा है, तो ये हमारा पुश का केस हो गया। पुश के केस में F cos थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो F cos थीटा = ये क्या है, μk mg/1 - μk tan थीटा। तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ये फार्मूला कैलकुलेटेड है हमारा, और इसमें हम μk की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे और g की वैल्यू रखेंगे, और फिर tan थीटा यानी 30 डिग्री tan 30, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 345 न्यूटन का F cos 30 आ गया, और वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो 2 मीटर विस्थापित करेंगे, F cos थीटा × S 345 × 2 690 जूल कार्य करना पड़ा। तो इस तरह से सेकंड केस में वर्क की मात्रा ज़्यादा हुई, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की भी मात्रा ज़्यादा हो गई है, 345 न्यूटन हो गया, जबकि पहले केस में इससे कम था। एक धातु के तार से 6 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 0.6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है,
तार का बल नियतांक और उसे खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो तार का बल नियतांक क्या है? K इक्वल टू एफ अपान एक्स। K इक्वल टू एफ अपान एक्स, हम F इक्वल टू के एक्स जानते हैं। K इक्वल टू एफ अपान एक्स, तार पर कितना बल लगा? mg, 6 किलोग्राम लटकाया गया तो mg बल लगेगा, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर m की वैल्यू 6 रखेंगे, और तो इस तरह से m की वैल्यू 6 हो गई, g की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 6.6 सेंटीमीटर है, तो 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁴ न्यूटन पर मीटर, और फिर किए गए कार्य की गणना हम W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इस फार्मूले से निकालेंगे। K की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब सारी वैल्यूज रखेंगे, K की वैल्यू 10⁴ और x की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻1 जूल। तो ये वर्क की मात्रा, कार्य की मात्रा वहाँ स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 किलोग्राम का एक पिंड घर्षण रहित 16 किलोग्राम का एक पिंड घर्षण रहित क्षैतिज तल पर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खिसकता है। मार्ग में स्थित स्प्रिंग को दबाने पर यह विरामावस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक 144 न्यूटन पर मीटर हो तो बताइए स्प्रिंग को कितना दबाया गया। पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv², और फिर ये क्या है? स्प्रिंग को मान लेते हैं x दूरी तक दबाया गया, यानी संपीड़ित किया गया, कंप्रेस किया गया। तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी? किए गए वर्क के बराबर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को बराबर कर देंगे, हाफ mv² इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर m दिया गया है 16 kg, v क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड, और k की वैल्यू 144। तो इन सभी मानों को रखने पर x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, और ये आ गई 2.67 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम का एक पिंड 0.4 मीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग पर गिराया जाता है। स्प्रिंग का बल नियतांक 1960 न्यूटन पर मीटर है, तो ज्ञात कीजिए स्प्रिंग अधिकतम कितना दब जाएगी। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग मान लेते हैं मास के गिरने के कारण, यानी पिंड के गिरने के कारण x मीटर दबती है, तब स्प्रिंग को x मीटर दबाने में किया गया कार्य W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और चूंकि वो जब द्रव्यमान गिरता है स्प्रिंग पर, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। mgh प्लस एक्स, h ऊंचाई यहाँ 0.4 है, और x डिस्टेंस वो स्प्रिंग पर गिरने के बाद ट्रैवल करेगा, तो इसलिए हम h प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस लेंगे। तो mg कितना हो गया? 2 इंटू 9.8 और h 0.4, x की वैल्यू ज्ञात करनी है हाफ, k की वैल्यू 1960 एक्स स्क्वायर। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक नेगेटिव मिलेगी, वो नेगेटिव हमारा आंसर नहीं है, और जो पॉजिटिव मिलेगा वो आंसर होगा 1/10, यानी 0.1 मीटर स्प्रिंग दबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम की गोली 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक लकड़ी के गुटके से टकराती है तथा उसमें 10 सेंटीमीटर धंस जाती है। गोली का औसत मंदन ज्ञात कीजिए। औसत मंदन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अवरोधक बल ज्ञात करेंगे। अवरोधक बल कितना होगा? यानी गोली को रोकने में किया गया कार्य, मंदक बल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, और गोली का जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv², इसको बराबर कर देंगे f इंटू एस से। तो f इक्वल टू mv²/2s, m 0.01 kg, और वेलोसिटी है 360 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर धंसती है, तो ये 0.1 मीटर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, f की वैल्यू आ गई 360 इंटू 8 न्यूटन, और मंदन क्या है? डी एक्सेलरेशन, यानी हम मास से डिवाइड करेंगे फोर्स में, तो ये आ जाएगा f अपान मास 0.01 kg, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मंदन यानी डी एक्सेलरेशन
48 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन लगेगा, यानी मंदन लगेगा, तब वस्तु यानी जो गोली है वो 10 सेंटीमीटर में धंसकर रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर पंप की सामर्थ्य 2 किलोवाट है, तो पावर दी गई है 2 किलोवाट। वह कितना पानी प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है? तो मान लेते हैं वह m kg वाटर पर सेकंड उठा सकता है। तो पंप द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य, पंप द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य के बराबर होगा। तो ये 2 किलोवाट यानी 2000 वाट, 2000 वाट, और ये जो वर्क होगा वो 2000 जूल का वर्क ये 1 सेकंड में कर देगा। और 10 पानी को 10 मीटर उठाने में किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा यही। तो मान लेते हैं m kg पानी 10 मीटर उठाया जा रहा है, तो पंप द्वारा किया गया कार्य W = mgh, यानी m × 9.8 × 10, ये 10 मीटर हो गया, 10 मीटर ऊंचाई होगी। तो m × 8 = 2000। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये 1 सेकंड में किया गया कार्य और 1 सेकंड में कितना वाटर उठाएगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो वर्क है 1 सेकंड में किया गया कार्य, और यहाँ पर जो हमारा 10 मीटर उठाने में कितना द्रव्यमान उठेगा ये हम निकाल पाएंगे। तो 2000 के इक्वल कर देंगे हम इसको, m = 2000/98, 20.4 kg। 1 सेकंड में पानी इतना kg उठेगा, तो 1 मिनट में कितना उठेगा, 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20.4 × 60, तो ये 1224 किलोग्राम वाटर 1 मिनट में इस 2 किलोवाट के पंप द्वारा बाहर निकाला जाएगा, 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल F = 4I + 2J एक द्रव्यमान पर कार्य करके उसे S = डिस्प्लेसमेंट 3I - J विस्थापन उत्पन्न करता है, जहां F न्यूटन में, S मीटर में है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे F.S। तो F.S करेंगे तो यहाँ से 12 आया, यहाँ से -2, 12 - 2 10 जूल वर्क कार्य या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m किलोग्राम का एक पिंड थीटा डिग्री वाले ढलान यानी इंक्लाइंड प्लेन पर चिकने तल पर स्थित है। इसे तल से ऊपर v वेग से स्थिर चाल से खींचने के लिए आवश्यक सामर्थ्य की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर r = mg cos थीटा हो जाता है, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो होगी वो जो विरोधी बल है उसके बराबर होगा, तभी ये एक समान चाल से चलेगा। यानी नेट फोर्स यहाँ पर 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होगी, तभी एक समान वेग से चलेगा। तो नेट फोर्स ma = 0, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, F = mg sin 30 + μkr। तो यहाँ पर F = μkr mg sin थीटा आ गया, और फिर r की वैल्यू mg cos थीटा रखेंगे, तो क्या हो गया, F = μk mg cos थीटा + mg sin थीटा। और चूंकि हमें निकालनी है सामर्थ्य यानी पावर निकालनी है, तो इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये स्पीड आ जाएगी, और फिर हम स्पीड यानी चाल से ही मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, फोर्स में। तो μk फोर्स को μk mg cos थीटा + mg sin थीटा × v। तो ये फोर्स सामर्थ्य होगी यानी पावर होगी, जिसको लगाने पर वो स्थिर चाल से ऊपर की ओर चलेगा, यानी एक्सेलरेशन 0 रहेगी। यहाँ एंगल थीटा है तो इसको भी थीटा लिख लेंगे, mg sin थीटा 30 के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 से 30 डिग्री पर झुके नत समतल, ये 30 डिग्री पर झुका नत समतल यानी इंक्लाइन प्लेन है, अनत तल। 2 किलोग्राम का पिंड रखा गया है, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान, टुकड़े व तल के मध्य घर्षण गुणांक 0.15 है। इसे 5 मीटर दूरी तक एक समान चाल से विस्थापित करने पर, यानी ऊपर की ओर 5 मीटर दूरी तक एक समान चाल से खींचने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। तो आवश्यक बल यानी एक समान चाल से चलना है इसको, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, नेट फोर्स ma = 0। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा +
म्यू आर। तो एफ इक्वल टू म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा। तो म्यू इनकी वैल्यू रखेंगे म्यू और आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये एम जी तो एम 2 है 2 kg, तो 2g कॉस 30 प्लस 2g साइन 30 और ये वैल्यूज रख के हम सॉल्व करेंगे। तो एफ की वैल्यू आ गई 12.346 न्यूटन। तो कार्य कितना होगा, इतना एफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ 5 मीटर। तो इस तरह से डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया 12.346 इंटू 5 और इसको जब सॉल्व करेंगे 16.73 जूल ये वर्क करना पड़ा एक समान चाल से ऊपर की ओर खींचने में। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्टीमर इंजन की निर्गत होने वाली शक्ति 2500 वाट 2500 वाट है। यह स्टीमर 7.2 किलोमीटर पर आवर की यानी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। स्टीमर पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। शक्ति दी हुई है और स्पीड दी हुई है। तो शक्ति 2500 वाट है और स्टीमर की चाल दी हुई है, तो इसको किमी पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे या किलोमीटर को बनाएंगे मीटर में 1000 और आवर को क्या करेंगे हम सेकंड में बदलेंगे। तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हो गई तो ये 2 मीटर पर सेकंड आ गई। तो हम पावर के फार्मूले जानते हैं W/T या पावर इक्वल टू F इंटू एस अपॉन टी या F इंटू वी यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे पावर 2500 अपॉन वेलोसिटी 2, ये 1250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये 7.2 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से चल रहा है।